साथियों नमस्कार। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बड़ा गंभीर विषय मैं कवर कर रहा हूं। जिन लोगों के कंधों पे संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, गणतंत्र को बचाने का दायित्व है, उस न्यायपालिका के जजेस केजरीवाल के प्रति खास मेहरबान रहते हैं। और यह मैं जो कह रहा हूँ, मैं इन जजेस की लाइन ऑफ थिंकिंग की वजह से कह रहा हूँ। मुझे बड़ा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये या तो इनके ऊपर कोई देशी और विदेशी प्रेशर रहते हैं या पैसे का दबाव रहता है, पैसा चढ़ाया जाता है। अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक पुराना इंसिडेंट, एक साल पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। 25 जनवरी 2024 जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता, इन दोनों ने, एक समाजवादी पार्टी के नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने रामचरितमानस का बार बार अपमान किया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं उन्होंने, उसमें शामिल थे। और वैसे भी वो आए दिन भगवान राम को अपशब्द किया करते थे, खूब अपमान किया करते थे। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर जो केस चल रहा था, दोनों जजेस ने उसके ऊपर रोक लगा दी। और सुनिए, रोक तो लगाई दी। इन दोनों महान जजों ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से शब्द सुनिए। मतलब भगवान राम का अपमान, रामचरितमानस का अपमान, उसकी प्रतियां जलाए देना, इनके लिए क्या है ये? सुनिए जरा। वाई यू आर सो टची अबाउट दीज थिंग्स। मतलब इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वाई यू आर सो टची अबाउट दीज थिंग्स, इट इज़ ए मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। कभी ऐसी इंटरप्रिटेशन कुरान के लिए करके देख सकते हो आप? हिम्मत है? अच्छा, आगे क्या कहते हैं? इट इज़ ए लाइन ऑफ थॉट, हाउ इट इज़ एन ऑफेंस। मतलब रामचरितमानस के ऊपर जो मर्जी तुम बोल दो, भगवान राम के बारे में जो मर्जी बोल दो, इट्स ए लाइन ऑफ थॉट। संदीप मेहता ने आगे और कहा कि जब उसको कहा गया कि ये उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो उन्होंने कहा इट इज़ लाइन ऑफ थॉट, हाउ ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऐसा लाइन ऑफ थॉट आपने नुपुर शर्मा के बारे में तो नहीं अपनाया। जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने सबसे भयंकर हेट स्पीच दी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के नुपुर शर्मा के ऊपर, शिया समुदाय का जो चीफ था, शिया बोर्ड का जो चीफ था वसीम रजवी, वो आपके पास लेके गया एक मामला कि 26 आयतें कुरान की ऑब्जेक्शनेबल हैं, घृणा फैलाती हैं। आपने क्या किया? लाइन ऑफ थॉट नहीं था वो? क्या वो लाइन ऑफ थॉट था? लेकिन आपने उसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया और बेइज्जती करके निकाल दिया उसको। आप केवल ये जो बात है ना कि भगवान राम को के अपमान को लाइन ऑफ थॉट कहने वाले दोनों जजों में, एक जज कौन है? BR गवई, और वो कांग्रेस के हैं। वो तो खुद कहते हैं मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, और उनका कोई भी निर्णय हिंदुओं के पक्ष में नहीं मिलेगा। वो पार्टी लाइन से चलते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है। अरे कोई बात ही। अब ये लाइन ऑफ थॉट हमारी भी हो सकती है। अगर आप उसकी स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन ऑफ थॉट और अपनी लाइन ऑफ थॉट बता रहे हो, हमारी भी लाइन ऑफ थॉट हो सकती है कि आप लोग भ्रष्ट हैं, आप केजरीवाल पे मेहरबान हैं, और वहाँ उसके साथ उसके मुकदमों में पैसे का खेल खेला जाता है। ये हमारी लाइन ऑफ थॉट है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ बातों के सबूत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातें दर्पण की तरह साफ साफ दिखाई देती हैं। कुछ मामले मैं बताता हूँ आपको। 10 मई 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केजरीवाल को अंतरिम बेल दे दी। किस लिए? लोकसभा चुनाव में उसने प्रचार करना है और
2 दिन पहले 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब कानून नाम की को तो चीज़ है ही नहीं। संजीव खन्ना कह रहा है कि बिना मांगे बेल दे दो उसको क्योंकि इसने चुनाव में प्रचार करना है, वो मौलिक अधिकार था। यहाँ पंकज मित्तल कह रहे हैं कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वेयर द लॉ? इज देयर एनी लॉ? इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल जजेस। सीधी सीधी बात यह है, आप लॉ तो काम कर ही नहीं रहा ना, आप तो संविधान के रक्षक कैसे हुए फिर? 12 जुलाई 2024 को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईडी के केस में इसको जमानत दे दी केजरीवाल को, और गिरफ्तारी वैध है या नहीं है इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। वो कहते हैं इसका फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। 12 जुलाई से लेके आज 6.5 महीने हो गए, वो बेंच नहीं बनी। ये है पैसे का खेल। तू मौज करे जा, हम सुनवाई नहीं करेंगे, आगे बेंच नहीं बनाएंगे हम। देर इज नथिंग, देर इज एवरीथिंग सस्पिशियस। मैं आपको सही बता रहा हूँ। यही तो शंका पैदा करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कितनी गड़बड़ है, ये भगवान ये तो यही जाने ना, यही लोग जानते हैं। और देखिए 12 सितंबर 2024 को सीबीआई के केस में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया ने उसे जमानत दे दी। लेकिन जो मूल सवाल था कि उसकी गिरफ्तारी वैध है कि नहीं है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं। क्यों? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी तो ठीक थी, कोई गलती नहीं थी उसके अंदर, सारे नियम कायदे का फॉलो किए गए थे। लेकिन जस्टिस भुइया पड़ गए, कहते नहीं ये गिरफ्तारी गलत थी। तो गिरफ्तारी उसकी वैध थी नहीं थी वो कौन डिसाइड करेगा, उसके बारे में तो नहीं कहा गया कि 3 जनों की बेंच को भेजेंगे मामला। ये है जो गड़बड़ झाला सबसे बड़ा। और जस्टिस भुइया ने सीबीआई को फिर से कह दिया अपने इमेज को दूर करो कि पिंजरे के तोते हो। यार तुम राजनीति करने बैठे हो वहाँ पे क्या? एक जज ने बोल दिया कांग्रेस के टाइम में पिंजरे का तोता सीबीआई का, तुम भी बोलोगे? यार कुछ तो सोचो ना कि क्या बोल क्या रहे हो आप। कितना आज देखिए 76% सक्सेस रेट है सीबीआई का, आप उसको कह रहे हो पिंजरे का तोता। और फिर कितने ही लोगों को बेल दी गई केजरीवाल के मुकदमे में। ये जो साला शराब घोटाला इसका, किसी के लिए वो सवाल नहीं खड़ा किया गया। जस्टिस भुइया ने केजरीवाल के लिए सवाल कह दिया, क्या आप किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? बचा दिया। अब जो भी सवाल केजरीवाल से कहा जाएगा, जी तुम तो हमारी खिलाफ गवाही दिलवा रहे हो। और वो मामला फिर पहले लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, घूमता रहेगा कि चलेंगे नहीं। आपने घुंडी ऐसी घुमा दी उसके अंदर। अभी और देखिए, इन्होंने सीबीआई केस में और ईडी के केस में भी जो जमानतें दी उसमें एक शर्त लगाई थी। शर्त तो कई लगाई थी। एक शर्त ये लगाई थी कि आप केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन वो जगह जगह कहता फिर रहा है पब्लिक में, मुझे फर्जी केस में जेल भेज दिया गया। आप कोई एक्शन नहीं लेंगे उसके ऊपर? कुछ नहीं सुनेंगे उसकी बात, क्या बोल रहा है वो? अभी संजय सिंह ने भी कहा, जब ईडी के केस में एलजी ने उसके ऊपर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी, तो संजय सिंह ने भी कहा कि अब तो साबित हो गया केजरीवाल को फर्जी केस में जेल भेजा गया था। कैसे साबित हो गया? कि 3 साल के बाद परमिशन दी है उसने उसको गिरफ्तार करने की। अरे यार 3 साल के बाद मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। ये लोग जो मर्जी बोलते रहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट आँख कान बंद किए बैठा रहेगा। ये है पक्षपात, ये है फेवरेटिज्म। और बताता हूँ आपको, 17 जनवरी को, अभी 1 हफ्ते पहले, दिल्ली के कचरा प्रबंधन में
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां, ये भुइयां साहब हर केस में आते हैं वैसे, इन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन के बारे में केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? वहाँ जो बैठे थी न्याय मित्र अपराजिता सिंह, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में कोई समन्वय नहीं है। एमसीडी के चुनाव 2022 में हुए थे, 4 दिसंबर 2022 को। 30 अप्रैल 2023 को केजरीवाल, और उससे पहले भी कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, 30 सितंबर 2023 को केजरीवाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल उसकी इंस्पेक्शन करने गया था कि 4.5 मिलियन टन कचरा 15 मई 2024 तक साफ कर दिया जाएगा। 6 महीने में टाइम तो बड़े बढ़िया देता है ना ये। अब सुप्रीम कोर्ट में इस जो सुनवाई हो रही थी उसमें क्या कहा उन्होंने कि लैंडफिल को हटाने के लिए दिसंबर 27 तक का टाइम मांगा। वो 6 महीने में ख़त्म कर रहा था, या दिसंबर 27 तक का टाइम मांग रहे हैं। अब बात यह है सीधी सीधी कि काम तो एमसीडी का है, केंद्र बीच में कहाँ से आएगा? अगर केंद्र बीच में ऐसे राज्यों के अंदर आने लगे, हर राज्य के अंदर, तब तो काम हो गया। तुमने कहा जी केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए, केंद्र ध्यान तुमने कह दिया तो वो इसी बात को पकड़ के बैठ जाएगा, काम कुछ नहीं करेगा, केंद्र कुछ नहीं कर रहा जी। ही इज एक्सपर्ट इन ब्लेम गेम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी केंद्र भी ध्यान देगा, केंद्र ध्यान नहीं दे रहा कुछ भी, हम क्या करें अकेले? ये है प्रोटेक्शन इसको देने का, जो काम इसका है, एमसीडी इसके अंडर है, उसके अंदर भी केंद्र को बीच में फंसा दो। 17 जनवरी को, और बताता हूँ आपको मैं, 17 जनवरी को उसी दिन जस्टिस BR गवई, फिर से BR गवई और जस्टिस AG मसीह, इन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर जो दिसंबर के एंड में दिए थे वो स्टे कर दिया। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट ना करे। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 जनवरी तक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करे कि ये आयुष्मान भारत योजना ये दिल्ली में लागू की जाएगी। और ये केस कब का था, ये भी सुनने वाली बात है, मज़े की बात। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस बारे में। 7 साल के बाद उन्होंने फैसला दिया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए दोनों सरकारें आपस में समझौता करें। आपने 1 सेकंड लगाया, उसको स्टे कर दिया। 7 साल के बाद केस का फैसला हुआ, आपने स्टे कर दिया। क्यों? पहुंच गए वहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी। अब इक्वेशन देखो ना, जस्टिस BR गवई कांग्रेसी जज, ये अपने अभिषेक मनु सिंघवी ये कांग्रेसी, और जो करोड़ों रुपया खा रहा है केजरीवाल से, केजरीवाल के अंदर उससे तो घर भर गया। और इसलिए गवई साहब ने 1 मिनट लगाया, उसको स्टे कर दिया। ये है केजरीवाल को प्रोटेक्शन। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये हमारी लाइन ऑफ थॉट गलत नहीं है कि अब मामला गड़बड़ है, पूरी तरह गड़बड़ है। आप दिल्ली सरकार से कम ये तो पूछते कि भाई सिंघवी साहब, आप दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में एक वाइट पेपर तो दीजिए हमें। 550 क्लिनिक बने हुए, क्या काम हो रहा है वहाँ पर, कितने डॉक्टर हैं, कितनी लैब्स हैं? और खबरें ये आई हैं कि एक ही लैब, 2 लैब, उन्हीं को सारा काम दिया जा रहा है। और हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनके फ़ोन नंबर सबके कॉमन हैं, या किसी के लिखे ही नहीं हैं, बहुतों के लिखे ही नहीं हैं। ये तो घोटाला हो रहा है। आप आयुष्मान भारत लागू नहीं करना चाहते फिर भी। और इसके बाद देखिए केजरीवाल ने क्या कहा।
स्टे होने के बाद मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी। देखिए शब्द सुनिए इसके, कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने स्टे लगाया बस, और कुछ नहीं किया। और केंद्र को नोटिस दिया है, कहता है मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी कि यह एक फर्जी योजना है, आयुष्मान भारत फर्जी योजना है। उसने कहा कि आयुष्मान भारत सबसे बड़ा घोटाला है। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तो इन घोटालों की जांच होगी और लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा घोटाला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा भाई कि ये फर्जी घोटाला है, ये फर्जी योजना है? कहाँ कहा है? ये बिल्कुल वही केस है कि जब राहुल गांधी ने राफेल के मामले में ये बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चौकीदार चोर है, जबकि कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन लगा, माफ़ी मांगनी पड़ गई। अब तुम भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, क्या तुमने पिछले दिनों तो किसी को बेल दी थी आपने, उसने ढोल पीट दिया, आपने उसको कह दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुम्हें रगड़ देंगे हम। केजरीवाल की क्यों नहीं कहते भाई? आप ये कहिए ना कि हमने तो बोला ही नहीं कि फर्जी योजना है, आप कैसे कह रहे हो? हाउ यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन आवर माउथ। लेकिन ये है इनको प्रोटेक्शन। केजरीवाल ने बिल्कुल सीधी सीधी शब्दों में कहे तो इसने ही हैज मिसरिप्रेजेंटेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब जो 2 दिन पहले अभी सीएजी के बारे में एक फैसला दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो भी बड़ा हास्यास्पद है। अरे तुम मान रहे हो, हाई कोर्ट के जज सचिन दत्ता मान रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट असेंबली में पेश करना ज़रूरी है, और ये भी मान रहे हैं दिल्ली सरकार ने बहुत देर की है, ये अनफॉर्चुनेट है। फिर तुम ऑर्डर नहीं दे रहे हो, कहते नहीं आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ऑर्डर फॉर स्पेशल सेशन ऑफ द असेंबली। भाई तुम बचा दिए उसको कि इलेक्शन से पहले उसकी भदना पिट जाए, यही तो है ना एटीट्यूड। कब तक बचाओगे? 8 फरवरी के बाद जो भी सरकार बनेगी इसकी बनी तो इसके बाप को भी पेश करनी पड़ेगी रिपोर्ट, तब क्या करोगे? और बीजेपी की सरकार बनी तो उसको तो वो तो सबसे पहला एजेंडा ये होगा, रिपोर्ट पेश करो और एक्शन करो। अंदर जाता है तो अंदर जाए। तो ये जो मैंने जो आज एनालिसिस दिया, ये कोई गलत नहीं दिया। इनकी लाइन ऑफ थॉट अगर भगवान राम को अपमान करने की है तो हमारी लाइन ऑफ थॉट इनको कहने की है कि तुम लोग मक्कारी कर रहे हो, केजरीवाल के साथ खड़े हो, उसके भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम भी भ्रष्ट हो। वी आर नॉट रॉन्ग, हैंस प्रूव्ड यू आर करप्ट। मेरा ख्याल है आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।